फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 9th का बायो का ग्रेविटेशनल का चैप्टर लेकर आई हूँ, के नोट्स लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आएंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन, अ फोर्स इज द नेसेसरी टू द प्रोड्यूस मोशन इज द बॉडी। मतलब जब तक हम अपनी बॉडी के अंदर कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक हमारी बॉडी जो है वो काम नहीं करेगी। मतलब एक तरीके से बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। जैसे कोई स्टोन है वो ड्रॉप फ्रॉम द हाइट falls toward the earth because the earth exerts the force of the attraction on the stone and pull it down called the gravity। मतलब कोई भी स्टोन है अगर हम उसको हाइट से नीचे गिराते हैं तो अर्थ जो होती है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अर्थ जो है उसके ऊपर क्या लगा रही है, एक फोर्स एग्जर्ट कर रही है। तो जो स्टोन है उसकी ओर नीचे की ओर गिर जाएगा तो उसको बोला जाएगा ग्रेविटी। तो इसी बात के लिए ग्रेट इंग्लिश साइंटिस्ट थे इसाक न्यूटन, उनका कहना था कि Newton said that an apple falls down from the tree because the earth exerts the force of the attraction is called the gravitational force of the earth or the gravity। मतलब उनका मानना था कि जो एक एप्पल है वो जो पेड़ से नीचे गिरा है तो वो किसके वजह से गिरा है कि अर्थ ने वहाँ पे एक फोर्स को एग्जर्ट किया है जिसके वजह से वो एप्पल जो है नीचे गिरा था। इसी तरीके से इसका एग्जांपल एक रेन भी हो सकता है। जैसे बारिश है, बारिश नीचे की ओर गिरती है स्काई से, तो अर्थ क्या करती है, अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगा देती है जिसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और द ग्रेविटी बोला जाता है। इसी तरीके से वाटर फ्लो होता है, आपने रिवर्स देखी होगी, पानी ऊपर से बहता हुआ देखा होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी ऑल्सो कोज द वाटर फ्लो टू द रिवर। मतलब नदी के अंदर जो पानी बह रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, अपना फोर्स लगाती हैं। According to the Newton, every object in this universe attract every other object with a certain force. The force with which two objects attract each other is called the gravitational force। मतलब जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करके फोर्स लगा रहे हैं उसी को ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट टू देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। मतलब जो अर्थ है वो मून के ऊपर क्या लगा रही है, एक तरीके से फोर्स लगा रही है। मतलब अर्थ के अंदर मास है तो मून के अंदर भी मास होगा। तो नाउ the force between two bodies is directly proportional to the product of their masses। मतलब force directly proportional to m1 into m2, मतलब mass 1 and now friends the force between the two bodies inversely proportional to the square of the distance between them। अब स्क्वायर कैसे, जैसे फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में आर की स्क्वायर। आर की स्क्वायर क्यों करी हमने, क्योंकि यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर जो है हमारी रेडियस है। If we double the distance of between two bodies, the gravitational force become the 1/4, and if we have the distance between two bodies, then the gravitational force become 4 times। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कंबाइन कर दे तो हमारा क्या होगा, फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन में r2। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, g मल्टीप्लाई m1 इंटू m2 अपॉन में r2। तो यहाँ पे हमारे वैल्यू ऑफ जी, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे जी जो है वो क्या, जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 nm के स्क्वायर के जी की स्क्वायर। तो जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कैपिटल जी है उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया है। द मास ऑफ द सन इज द 2 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। मतलब सन का जो मास होता है वो 2 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम होता है। अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम होता है। द मास इज 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम। Now relationship between the Newton's third law of motion and Newton's law of the gravitation। According to the Newton's third law of the motion, every object exerts the equal and opposite force on the other object। मतलब उनका कहना ये है, उनके थर्ड लॉ के अनुसार उनका कहना यह है कि एवरी ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल फोर्स लगाता है और अपोजिट फोर्स लगाता है ऑन द अदर ऑब्जेक्ट बट इज द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगाता है।
अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास, मतलब कि जो भी मास है यूनिवर्स को जो अट्रैक्ट कर रहा है वो एवरी अदर मास को भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। क्या उसकी इंपॉर्टेंस है? द फोर्स दैट द बाइंड अस टू द अर्थ, क्या कर रहा है वो अर्थ को बाइंड कर रहा है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, द टाइड ड्यू टू द मून इन द सन, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से फोर्स ही लगा। फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है कैप्लर्स लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स द फर्स्ट लॉ ऑफ द प्लैनेट मूव इन द elliptical orbits around the sun with the sun at the one of the two foci of the elliptical orbit। यहाँ पे देखो मैंने बना के बता भी रखा है कि किस तरीके से अट्रैक्शन होता है एक सर्कल वे में, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है ओ, ठीक है, और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज किया गया है। अट्रैक्शन फोर्स किसने इंक्रीज किया गया है? DOC ने। और यहाँ पे अट्रैक्शन क्या लगाया जा रहा है? BOA, जो है हमारी 5 मीटर है। तो A to B इज द सेम एंड OAB एंड OCD आर द फोर्स शो, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये तो आपको पता ही है, जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट ऑफ द सन स्वाइप ओवर द इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। नाउ अगला है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक द मूव अराउंड द सन। नाउ फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। यहाँ पे कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो कांस्टेंट जी होता है उसकी वैल्यू होती है 6.6734 इंटू 10 टू द पावर -11 Nm2 kg की स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा जो है कांस्टेंट रहती है एवरीवेयर। और जो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी जो वैल्यू होती है वो वेरियस प्लेसेस पे चेंज होती रहती है। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी यूनिट जो है Nm की स्क्वायर kg की स्क्वायर है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट जो है मीटर सेकेंड स्क्वायर है। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है फ्री फॉल। द फॉलिंग ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द फ्री फॉल। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर हाइट से नीचे गिराया जाता है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही गिराया जाता है। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज बट velocity continuously change which is called the acceleration due to the gravity। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर सेकंड स्क्वायर होती है। फिर हमारा अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड अर्थ और थ्रोन द वर्टिकली अपवर्ड। अगर अपवर्ड की ओर गिरा जाए, केस 1 में क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? v स्क्वायर इक्वल है u स्क्वायर प्लस 2gh। केस 2 में क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन मीन इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमारी 0 है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बनेगा v स्क्वायर इक्वल है 2gh। थर्ड केस में क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज द थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी u द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी द नेगेटिव। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारा माइनस में चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल है u स्क्वायर माइनस 2gh। नाउ फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है मास। द मास ऑफ द बॉडी इज द quantity of the matter contained in it। the mass is the scalar quantity which has only magnitude but no direction। अब मास तुम्हें पता ही है, हर चीज़ का मास तो होता ही है। वो क्या होती है? वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसके पास क्या होता है? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है मास, इसको किलोग्राम, इसकी
मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है। मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, मतलब यहाँ पे जो मास है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा। मास ऑफ द बॉडी डिनोटेड बाय द स्मॉल एम, जब भी हम मास को डिनोट करेंगे, जब आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो उसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाएगा। और मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कभी भी बॉडी का जो मास है वो कभी जीरो नहीं होता। फिर हमारा अगला टॉपिक है वेट। द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि क्या कह रहा है यहाँ पे, अब तुम्हें वेट तो पता ही है, हर चीज में क्या होगा, वेट लगेगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, जिसको एन से डिनोट किया जाता है, जो डिपेंड होता है किस पे, स्मॉल जी, और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब फ्रेंड्स इसके अंदर मास और वेट के अंदर डिफरेंस भी आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन मेजर मास एंड ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया, मतलब जो मास है उसको हम इनर्शिया में मेजर कर सकते हैं, और जो वेट है, वेट इक्वल होता है मास इंटू जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हमारा अगला है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल प्लेस, जो मास होता है हमारा कांस्टेंट होता है हर जगह पर, और जो हमारा वेट होता है वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेस पर, ठीक है। नाउ मास डज नॉट चेंज, इवन द वैल्यू ऑफ द जी इज जीरो एट एनी प्लेस, और जो वेट है वो बिकम ज़ीरो, मतलब यहाँ पे जो वेट है उसमें जो स्मॉल जी है वो ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन मास के अंदर ऐसा नहीं होता। द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन in an object is called the mass of an object. The gravitational force by the which earth attract an object is called the weight of an object. फिर हमारा अगला टॉपिक है thrust. The force acting on an object perpendicular to the surface is called the thrust. thrust आपको पता ही है, दाब लगाना। फिर हमारा अगला टॉपिक है प्रेशर। द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर लगाना, मतलब पर एक यूनिट एरिया पर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, और प्रेशर इक्वल है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है, एरिया को ए से डिनोट किया जाता है। इसकी ऐसा यूनिट होती है एन एम की स्क्वायर, और ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर होती है पास्कल, जिसको पी ए से डिनोट किया जाता है। फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड, दो फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं, फोर्स अप्लाइड और एरिया ऑफ द सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट। एग्जाम्पल, द बेस ऑफ द हाइट बिल्डिंग इज मेड वाइडर सो दैट वेट ऑफ द वॉल एक्ट ओवर द लार्जर सरफेस एरिया एंड प्रेशर इज लेस। क्या होगा, जब भी हम उसको बनाते हैं, हाइट रखी जाती है बिल्डिंग की, तो कैसी बनाई जाती है, वो वाइडर बनाई जाती है, ठीक है, ताकि उसका जो वेट है वो वॉल के ऊपर ही कवर हो, और उसका जो लार्ज सरफेस एरिया है, क्योंकि उसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, और उसके ऊपर क्या पड़े, प्रेशर जो हो कम पड़े। इसी तरीके से हमारे स्कूल की जो बैग्स होती है, उनकी जो स्ट्रैप्स होती है वो चौड़ी चौड़ी लगाई जाती है, ब्रॉड लगाई जाती है, सो दैट द वेट ऑफ द स्कूल बैग फॉल ओवर द लार्ज एरिया टू द शोल्डर, क्योंकि उसके ऊपर, हमारे शोल्डर के ऊपर उसका वेट पड़े, एंड प्रोड्यूस लेस प्रेशर टू बिकम द लेस पेनफुल, जिससे हमें क्या हो, प्रेशर कम हो, जिससे हमें दर्द भी कम हो। द ब्लेड्स ऑफ द नाइफ आर मेड शार्प सो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया एंड ऑन अप्लाइंग फोर्स इट प्रोड्यूस लार्जर प्रेशर एंड कट द ऑब्जेक्ट इजीली। आपने देखा होगा जो ब्लेड्स होते हैं, जो नाइफ के ब्लेड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, उनका सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, लार्ज प्रेशर लगाते हैं, और जिससे कि इजीली ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा कट जाता है। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर द फ्लूइड एंड दे एक्सर्ट द प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। जितने भी हमारी लिक्विड्स होते हैं, गैसेज होती है, वो क्या करती है, एक प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑल डायरेक्शन में, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो सकती है। नाउ फ्रेंड्स अगला टॉपिक है बुयांसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज द इमर्ज्ड इनटू द फ्लूइड इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ द बुयांसी। मतलब बुयांसी मतलब कोई चीज पानी के अंदर तैरना। जैसे मैंने एक वाटर ग्लास लिया, वाटर ग्लास के अंदर मैंने क्या करा, एक बॉल डाल दी, तो बॉल क्या होगी, वो अपने सरफेस के ऊपर क्या करेगी, पानी के अंदर तैरेगी ना, क्योंकि वाटर जो होगा उसके ऊपर क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसको ही बुयांसी बोला जाता है। फिर अगला टॉपिक है हमारा डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ m इज मास एंड v इज वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम d से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर क्यूब।
फिर हमारा अगला टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ब्योंसी की तरह ही होता है। इट्स स्टेट व्हेन द बॉडी इज इमर्ज फुली एंड पार्टिकली इन द फ्लूइड। मतलब इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो पूरी तरीके से डूबा हुआ होता है। इट एक्सपीरियंस द अपवर्ड फोर्स, जो क्या लगाता है, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की? इट इज यूज इन द डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? डिजाइनिंग शिप और सबमरीज में किया जाता है। और हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर आर मेड ऑफ दिस प्रिंसिपल। फिर हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।